नमस्कार मित्रों, मैं हूं मनोज ओझा और हम पढ़ रहे हैं व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में आज हम तीसरी संधि अर्थात इससे पहले हम श्चुत्व और श्रुत्व पढ़ चुके हैं और अब हम पढ़ने जा रहे हैं जश्त्व संधि। जश्त्व संधि बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। हालांकि संधि सारी इंपॉर्टेंट ही होती है, लेकिन फिर भी यदि एग्जाम के दृष्टिकोण से हम बात करें तो जश्त्व संधि जो है वो 10th के सिलेबस में भी है। और दूसरी बात, जश्त्व संधि से अक्सर प्रश्न पूछा ही जाता है। कंपटीशन एग्जाम की बात करें तो उसमें भी जश्त्व संधि, और यदि प्रश्न पूछा न भी जाए तो भी जश्त्व संधि जो है इसके आसपास बहुत सारी संधियां घूमती है, इसलिए कई बार हम कंफ्यूज भी हो जाते हैं। यदि जश्त्व संधि हमें अच्छे से समझ में आ जाए तो शायद बहुत सारी संधियां समझने में भी हमारी सहायता करती हैं ये संधि। तो आइए बिना समय व्यर्थ गवाए हम शुरू करते हैं। जश्त्व संधि। जश्त्व संधि, फर्स्ट ऑफ ऑल जश्त्व संधि, इसका नाम जश्त्व क्यों पड़ा, इसका कारण सबसे पहले तीसरा वर्ण होना, अर्थात ऐसी संधि जिसमें तीसरा वर्ण हो जाता है। क्या होता है? तीसरा वर्ण। अब तीसरे वर्ण में च वर्ग का तीसरा वर्ण जो है वो है ज, और ज जो है वो तीसरा वर्ण है। तो इस प्रकार से तीसरे वर्ण होने के कारण इसका नाम ज से शुरू करके जश्त्व संधि रखा गया है। उसके बाद हम बात करते हैं, अब ये तीसरा वर्ण है वो किसको होगा। सबसे पहले तो हमने बात की क्या होगा, तीसरा वर्ण होगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारा आता है कि सर ये तीसरा वर्ण जो हो रहा है वो किसको होगा। तो इसका जवाब है हमारे पास वर्गों के, देखिए यहाँ पर इस लाइन को पढ़िए, वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण। वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण। और इसके साथ में हम और शब्द जोड़ देते हैं ऊष्म वर्ण। ऊष्म वर्ण श, श, स, ह, इन वर्णों को ही अपने वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। किसको होगा? वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण तथा ऊष्म वर्णों को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। अब देखिए अपने ही वर्ग का, तो देखिए यहाँ एक सारणी के रूप से हम इसको समझेंगे। हमने यहाँ वर्गों के 4 अक्षर लिखे हैं, सभी वर्गों के 4 अक्षर। देखिए क वर्ग तो क, ख, ग, घ, च वर्ग च, छ, ज, झ, ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, त वर्ग त, थ, द, ध और प वर्ग प, फ, ब, भ। ये 4 हमने 5 वर्गों के 4 वर्ण लिखे हैं, अर्थात हर वर्ग के 4 वर्ण, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा ये वर्ण हमने लिखे हैं। इसके अलावा और कौन से वर्ण हैं? ऊष्म वर्ण हैं। ऊष्म श, श, स और ह। तो चलिए सबसे पहले तो हम समझते हैं, एक बार हम इन ऊष्म वर्णों को यहाँ से हटा देते हैं और केवल हम वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्णों को देखते हैं। तो देखिए इसमें पहले हमने क्या पढ़ा था? तीसरा वर्ण हो जाना। अब देखिए यदि और किसका? अपने ही वर्ग का। अपने ही वर्ग का मतलब यदि क, ख, ग और घ ये वर्ण हैं तो इनके ही वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है? यदि हम बात करें तो इनके वर्ग का, अर्थात क वर्ग का तीसरा अक्षर, क वर्ग का तीसरा अक्षर जो है वो है ग। देखिए यहाँ सहूलियत के हिसाब से यहाँ मैंने नीचे लाल डॉट भी किया हुआ है लाल रंग से। तो अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाना, अर्थात यदि क वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण है क, ख, ग, घ, तो उनको अपने ही वर्ग का, अर्थात क वर्ग का तीसरा अक्षर ग हो जाता है। इसी प्रकार अगर हम बात करें च वर्ग की तो च, छ, ज, झ, च वर्ग का तीसरा अक्षर ज, तो इन चारों वर्णों को ज हो जाता है। फिर बात करते हैं ट वर्ग की, ट, ठ, ड और ढ, तो यहाँ तीसरा वर्ण अर्थात ड हो जाता है। फिर बात करते हैं त वर्ग की तो त, थ, द और ध, तो यहाँ तीसरा वर्ग द हो जाता है। और प, फ, ब, भ की बात करें तो तीसरा वर्ण ब हो जाता है। बहुत सिंपल है। अपने ही वर्ग का, वर्गों के 4 वर्ण अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, इनको अपने ही वर्ग का, क वर्ग है तो ग हो जाएगा, च वर्ग है तो ज हो जाएगा, ट वर्ग है तो ड हो जाएगा, त वर्ग है तो द हो जाएगा और प वर्ग है तो ब हो जाता है। अब इसके अलावा हमारे पास ऊष्म वर्ण भी हैं।
तो अब ऊष्म वर्णों की बात करते हैं। अब ऊष्म वर्ण, इनका तो खुद का कोई वर्ग होता ही नहीं है, और यदि हम इनके तीसरे वर्ण की बात करते हैं, इसमें तो कोई वर्ग ही नहीं होता, तो फिर इसका तो तीसरा वर्ण कौन सा, बिल्कुल नहीं होगा। तो इसके लिए इनका क्या किया जाए, तो इनके लिए बहुत ही सिंपल सा जवाब है। हम एक काम करते हैं, फिर से उच्चारण स्थान वाली क्लास को याद कीजिए। जब हम उच्चारण स्थान पढ़ रहे थे तब हमने देखा था कि आपस में समान उच्चारण किसके हैं, मतलब अर्थात ये जो 4 वर्ण हैं श, श, स, ह, ये इन वर्णों में से किसके समकक्ष अर्थात किसके समान उच्चारण वाले हैं। तो क वर्ग अकुह विसर्जनीया नाम कंठः, अर्थात ह जो है वो क वर्ग के समान उच्चारण वाला है। फिर बात करते हैं इचु यशा नाम तालु, तो ये श शंकर वाला ये च वर्ग के समान है। ट ऋतु रसाणाम मूर्धा, ष षटकोण वाला ये ट वर्ग के साथ। और ऋतु लसानाम दंताहा, स जिसे हम सड़क लिखते हैं, तो ये स जो है ये त वर्ग के साथ में आता है। उसके बाद में ये चारों का हिसाब हो गया। तो इनके लिए भी अर्थात यदि ह है तो ह क वर्ग का तीसरा अक्षर जो है वही ह का होगा, ग हो जाएगा। अगर च छ ज झ, इनको तो तीसरा वर्ग जो ज होता ही है, लेकिन यदि श शंकर वाला अर्थात तालव्य श भी आ जाए तो उसको भी ज होता है। बात करते हैं श मूर्धन्य श की, तो इसको ड होगा, कारण क्योंकि ये ट वर्ग के समान उच्चारण वाला है। और त वर्ग की बात करें तो इसके साथ स अर्थात स को द हो जाता है। ये सारणी बड़े अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर ये सारणी समझ में आ गई तो समझिए कि हमें आधी संधि तो यही समझ में आ गई है। जश्व संधि फिर से एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं इसको, कि वर्ग का तीसरा अक्षर होना। वर्ग का तीसरा अक्षर किसको होगा, तो इसका हमारे कौन कौन से वर्णों को होगा, तो इसका बहुत ही सिंपल सा जवाब है वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण, इन सबको अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। रही बात 4 ऊष्म वर्ण, इनको भी तीसरा वर्ण होता है, लेकिन 4 ऊष्म वर्णों को कौन सा तीसरा होगा, तो ह को होगा ग, श को होगा ज, श को होगा ड और स को होगा द। चलिए अब आगे बात करते हैं। अब देखिए ये जो जश्व संधि जो है ये 2 प्रकार की है, अर्थात इसे पढ़ने के उद्देश्य से हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहली है पदांत और दूसरी है अपदांत। अब देखिए पदांत जो शब्द है ये शब्द हम पहले भी पढ़ चुके हैं, हम स्वर संधि जब पढ़ रहे थे वहाँ भी हमने ये पढ़ा था। चलिए आइए एक बार फिर से आपको मैं समझा दूँ पदांत क्या होता है। यहाँ हमें मूल जो शब्द को समझना वो है पद शब्द। क्या है, पद। पद यानी पद, पद का अंत उसे तो हम कहेंगे पदांत, और जो पद का अंत नहीं है उसे हम कहते हैं अपदांत। चलिए एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। मैंने आपको जब बताया था उस समय मैंने कहा था पदांत का मतलब होता है पद का अंत। अब देखिए शब्द रूप और धातु रूप होते हैं। यदि कोई शब्द जिसके अंदर इन 21 प्रत्ययों में से सुओजस, अमोक्षस, टाभ्याम बेस, गेभ्याम ब्यस, कसिभ्याम ब्यस, गसोसाम, गीओ सुप, इन 21 प्रत्ययों में से अगर कोई प्रत्यय यदि किसी शब्द के पीछे जुड़ा हुआ नहीं है तो वो पदांत नहीं माना जाता, और यदि इनमें से कोई जुड़ा हुआ है तो उसे पद मानते हैं। यही बात धातुओं की करें तो धातु के पीछे जुड़ने वाले प्रत्यय अर्थात इनमें से कोई प्रत्यय यदि धातुओं के पीछे जुड़ा हुआ नहीं है, कौन कौन से, तिप्तस जी, सिप्थस्त, मिप्पस्मस, ये तो रहेंगे परस्मैपदी के साथ। और आत्मनेपदी की बात करें तो त, ताम, ज, थास, अथाम, ध्वम, इंग, वहिंग, महिंग, ये जो है ये आत्मनेपदी के साथ जुड़ते हैं। अगर ये प्रत्यय किसी भी धातु के साथ जुड़े हुए नहीं है अर्थात उसे हम पद नहीं मान सकते। बहुत ही सिंपल तरीका है। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो सिंपल सी बात है, देखिए जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं, कोई वाक्य लिखते हैं संस्कृत में, तो वाक्य लिखने में हमेशा ही पद का प्रयोग होता है। हमेशा ही, ध्यान से सुनिएगा, हमेशा पद का प्रयोग होता है। अब देखिए पद मतलब जिसमें इनमें से कोई ना कोई प्रत्यय लगा हुआ हो। यदि वो शब्द है तो इन 21 में से लगा हुआ होगा, और अगर वो धातु है तो इनमें से कोई ना कोई प्रत्यय उस धातु के पीछे जुड़ा हुआ होगा। इससे हमें पता चल जाएगा कि ये पद है। और जब तक कोई शब्द या धातु पद नहीं होता तब तक हम उसे सेंटेंस में प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए बहुत ही सिंपल तरीके से हम देखते हैं। जैसे मैं लिख रहा हूँ रामः और मुझे लिखना है पढ़ता है, तो इसके लिए मैं केवल पठ लिखूंगा क्या,
या फिर ये लिखूंगा रामः पठति। अब ये देखो दोनों वाक्य जो है ये पदांत हैं। क्यों? क्योंकि पठति में ये वाले जो प्रत्यय हैं तिप्तस जी, ये वाले प्रत्यय जुड़े हुए, और राम शब्द में सु औजस, इन प्रत्ययों में से सु जुड़ा हुआ है, इससे ये रामः बना। तो पठ जो है ये मूल धातु है, और मूल धातु कभी भी पदांत पद नहीं होते, इन्हें हम अपदांत कहते हैं। क्या कहते हैं? अपदांत। रही बात शब्द रूपों की, तो शब्द रूप, जितने भी शब्द रूप हैं वो यदि उनका शब्द रूप में जो शब्द चल रहा है वो अगर आता है तब तो हम उसे पद मानेंगे, और यदि शब्द रूप में से कोई भी नहीं आता तो उसे हम पद नहीं मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे राम शब्द है, तो ये राम शब्द, आपने अगर राम शब्द पढ़ा है तो देखिएगा राम शब्द जो है उसमें राम, ये जो मैंने जो लिखा हुआ है वो कहीं नहीं आता, अर्थात ये पद नहीं है। हाँ, यदि मैं इसमें विसर्ग जोड़ दूं रामः, रामौ, रामाः, तो ये पद हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको पद समझ में आ गया होगा। तो फिर से हम चलते हैं जश्व संधि की तरफ। जश्व संधि में क्या बताया था कि ये संधि जो है इसके समझने के उद्देश्य से इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। चलिए हम पहले बात करते हैं पदांत जश्व संधि की। पदांत जश्व संधि में क्या होता है? पदांत जश्व संधि, पदांत जश्व संधि पद के अंत में होने वाली, अर्थात ऐसा कोई शब्द जो पदांत हो, पद का अंत हो, यदि ऐसा शब्द आए तो वहां ये पदांत जश्व संधि होती है। अब देखिए पहले हम जो एक टेबल तो पढ़ ही चुके हैं, इस टेबल को हमेशा आपको जश्व संधि में याद रखना है। ये संधि अर्थात तीसरा वर्ण होगा, ये हम समझ चुके हैं। किनको होगा? तो ये भी हम लिख चुके हैं कि वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे और श, श, स, ह अर्थात ऊष्म वर्णों को अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है। किस वर्ग को कौन सा वर्ण, किस वर्ण को कौन सा वर्ण होगा, ये हम अच्छे से डिटेल से यहाँ पढ़ चुके हैं। तो आगे देखिए, अब यहाँ क्या पढ़ेंगे हम? पद के अंत में, अर्थात यहाँ प्लस के आगे जो शब्द हैं, प्लस के आगे जो शब्द हैं उस शब्द का अंतिम वर्ण जो है, अर्थात ये शब्द अगर पद होगा तो ये पदांत होगा ही, अर्थात पद के अंत में आया हुआ जो वर्ण है वो पदांत होना चाहिए। तो ये पद का अंत ही होगा, मतलब ये कोई ना कोई ऐसा शब्द होना चाहिए या धातु रूप, सिंपल में हम कह सके तो शब्द रूप या धातु रूप होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? शब्द रूप अथवा तो धातु रूप, क्योंकि शब्द रूप और धातु रूप हमेशा पदांत कहे जाते, पद कहे जाते हैं, और पद के अंत में जो वर्ण आएगा उसे हम पदांत कहेंगे। तो यहां जो है पद के अंत में यदि वही ऊपर वाले वर्ण जो हमने पहले पढ़े हैं, वर्गों के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे वर्ण, अर्थात 5 वर्ग हैं, 5 वर्गों के 4-4 वर्ण अर्थात 20 वर्ण ये हो गए, और ऊष्म वर्ण, ऊष्म श, श, स, ह, 20 और 4 24, इन 24 में से कोई भी वर्ण हो, और उसके पीछे स्वर या व्यंजन, इनमें से कोई भी वर्ण हो, कोई भी स्वर हो 13 स्वरों में से, और व्यंजन 33 व्यंजनों में से कोई भी व्यंजन हो, तो ये जो है ये वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाता है, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा वो हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं। अब देखिए यहाँ वैसे सूत्र में यहाँ ऐसा भी नहीं लिखा हुआ कि स्वर होगा या व्यंजन होगा, अगर इसके पीछे कोई वर्ण नहीं हो तो भी, पीछे कोई भी वर्ण नहीं है तो भी यहाँ तीसरा वर्ण हो जाता है। लेकिन संधि के उद्देश्य से हम पढ़ रहे हैं तो नॉर्मल सी बात है कि यहाँ पीछे कोई ना कोई वर्ण होना चाहिए, अर्थात स्वर और व्यंजन हो तो भी ठीक है, और अगर कोई वर्ण नहीं हो तो भी उसको तीसरे वर्ण में लिखते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम एक उदाहरण की। तो देखिए यहाँ पहले जगत प्लस ईशः, जगत प्लस ईशः। अब देखिए यहाँ जगत त आया हुआ है, त, और ये जगत शब्द है चूंकि ये पदांत है, पद का अंत है। जगत शब्द अगर आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि ये जगत जो है ये पदांत है। उसके बाद में क्या आया है? ईशः। अब देखिए मैंने यहाँ बात की कोई भी वर्ण हो, यहाँ स्वर हो, व्यंजन हो, इनमें से कोई भी हो सकता है, तो ये त जो है ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, अर्थात त, थ, द, त वर्ग का तीसरा अक्षर कौन सा है? द, तो ये द में बदल जाएगा। तो क्या बना? जगद प्लस ईशः, और पूरे को मिलाया तो द जो है वो द जो है द के अंदर ई मिल गई तो दी, जगदीशः। इस प्रकार से ये जगदीशः रूप बना। यहाँ एक चीज विशेष ध्यान देने की बात है कि यदि पीछे स्वर होगा
तो अंतिम व्यंजन जो होगा वर्ग का तीसरा अक्षर, जैसे मान लो ग है, या इस उदाहरण में हमने देखा द है, ये जो है इसके अंदर ये स्वर मिल जाएगा, मतलब ये ई की मात्रा है तो दी हो जाएगा, ऊ की मात्रा है तो दू हो जाएगा, बड़ा ऊ है तो दू हो जाएगा। और यदि पीछे कोई ना कोई व्यंजन होता है तो ये जो तीसरे वर्ण जो बनेंगे वो हमेशा आधे रहेंगे, अथवा तो कुछ वर्णों के साथ मिलकर के संयुक्त वर्ण भी बन जाते हैं। इस चीज को विशेष ध्यान रखना है। एक और उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। सत प्लस गति ही, त जो है त के बाद एक व्यंजन आया हुआ है ग। अब देखिए त जो है त को अपने ही वर्ग का त थ द हो जाएगा, तो क्या बना सद, और फिर पीछे आएगा गति ही, तो यहां पूरे को मिलाएंगे तो क्या बनेगा सद गति ही। इस प्रकार का रूप सिद्ध होता है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं इसके पदांत चष्ट संधि के। अब देखिए इसके कुछ उदाहरण। वाक प्लस ईश्वरी, क को ग हो गया तो वागीश्वरी। यहां देखो इसमें सारे मैंने क के ही उदाहरण लिए, क वर्ग से संबंधित उदाहरण लिए हैं। वाक प्लस ईश्वरी वागीश्वरी, क को ग हो गया तो वागीश्वरी बना। वाक प्लस ईशः, क को ग होकर के वागीशः। दिक् प्लस अंबरः, क को ग होकर के दिगंबरः। त्वक प्लस धारणम, क को ग होकर के त्वग धारणम। दिक् प्लस गजः दिग्गजः। देखिए यहाँ क जो है उसको ग में बदल दिया, और उसके बाद में ग जो था ये आधा ग और ये, तो इस प्रकार से ये दिग्गजः, आधा ग और पूरा ग, इस प्रकार से दिग्गजः लिखा गया। वाक प्लस दानम वागदानम, क को ग होकर के वागदानम हुआ। उसके बाद में वाक प्लस रसः रसः वाग्रसः। देखिए क को ग हो गया तो ग हलंत है, उसके बाद र है, तो इन दोनों को यदि हम मिलाते हैं तो ग्र बन गया वाग्रसः। वाक प्लस अत्र वागत्र। देखिए यहाँ पीछे स्वर हैं, तो ग हलंत था, उसके अंदर अ मिल गया तो वाग पूरा हो गया, और पीछे त्र वागत्र। इस प्रकार से रूप सिद्ध हुआ। अब देखते हैं अच प्लस अंतः अजंतः। च जो है च छ ज हो गया। उसके बाद में ड की बात करते हैं, ट वर्ग की, तो ड को ड ही होगा। षड प्लस रिपवः षड रिपवः। अब देखिए यहाँ यहाँ देखिए ड है और उसके बाद र है, तो ड जो है इन दोनों को अगर हम संयुक्त करते हैं तो ये ड्र बनता है। जैसे हम लिखते हैं ना ड्रम आदि शब्द, तो उसमें ड्र इस प्रकार से होगा, तो षड रिपवः इस प्रकार से रूप बना। फिर बना षट प्लस आननः। ट जो है उसको ड हुआ तो षडाननः, क्या रूप सिद्ध हुआ षडाननः। आगे और कुछ उदाहरण देखते हैं। एतद प्लस मुरारिः। देखिए ये सारे जो शब्द मैंने लिखे हैं ना इन उदाहरणों में, वो सारे कैसे होने चाहिए, पदांत होने चाहिए, किसी न किसी पद का अंत होना चाहिए। तो एतत् प्लस मुरारी, ये देखो तवर्ग से संबंधित शब्द आ गए, ये सारे तवर्ग से संबंधित है, तो इसमें क्या होगा एतत् प्लस मुरारी। त जो है उसको द हुआ तो एतद मुरारी बना। महत् प्लस दानम, त को द होकर के महत् दानम। अब यहाँ फिर से समझना पड़ेगा हमें, त और द जो है ये जो है त ये द में बदल गया, अब दो द अर्थात आधा द और उसके बाद पूरा द अर्थात द, ये अमिश्रित द है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये द है, नॉट द्य, ध्यान रहिए। चित प्लस आननः चिदाननः। चिद प्लस त को द होकर के चिदानंद बना। फिर कृत प्लस अंतः, त को द होकर के कृदंतः बना। किंचित प्लस दूरम, किंचित प्लस दूरम, फिर से यही द और फिर द, तो दोनों द मिलकर के ये द है और उसके बाद द है, तो दोनों द मिलकर के ये ऐसा रूप बना। अब इसमें ऊ की मात्रा थी तो यहाँ दूरम, इस प्रकार से रूप सिद्ध हुआ। फिर बात करते हैं भगवत प्लस भक्ति ही। त जो है इसको अपने ही वर्ग का तीसरा वर्ण अर्थात त थ द हो गया, तो भगवत भक्ति ही ऐसा रूप बना। फिर बात करते हैं प वर्ग से संबंधित, तो प को ब हो जाएगा। सुप प्लस अंतः सुबंतः। सुप प्लस ईशः सुबीशः। अप प्लस जयम अब जय, अप प्लस जम अबजम।
और सुप प्लस लुक शुभ लुक, इस प्रकार से रूप बना। अब देखिए एक उदाहरण जो है वो शश प्लस आनना। वैसे ऊष्म वर्णों के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं, लेकिन फिर भी इन वर्णों को मैंने जो बताए ऊपर सारणी में, उन्हीं के अनुसार इनको जिसका उच्चारण स्थान सेम होगा वही वर्ण इनको हो जाता है, वही तीसरा वर्ण हो जाता है। तो श टवर की बात करें, ट ठ ड ण ऋटि रसाणाम मूर्धा हमने ऊपर पढ़ा था, तो ट और श इनका उच्चारण स्थान एक है टवर का और इनका, तो इस हिसाब से इसको जो है वो ड आदेश हो जाता है। तो इससे क्या बना, शश प्लस आननः षडाननः, ये रूप सिद्ध होता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे उदाहरण की तरफ। दूसरा भेद हमने पदांत के बारे में पढ़ लिया। अपदांत, अपदांत मतलब जो पद का अंत नहीं हो, पद का अंत नहीं है, अर्थात यहाँ मूल धातु आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, या फिर ऐसे शब्द जो मूल शब्द हैं उसमें अभी हमने सुप प्रत्यय वगैरह नहीं जोड़े हुए हैं, तो उनको जोड़ने के लिए, उनको जोड़ने से ठीक पहले की जो स्थिति होती है वो शब्द यहाँ आएंगे। क्या होगा, इसकी कंडीशन क्या है, पहले कंडीशन को देख लेते हैं। अपदांत अर्थात पद के मध्य में, पद का अंत नहीं होगा। फिर बात करते हैं किसको होगा, वही वर्ण प्रथम द्वितीय तृतीय और चौथे, अर्थात वर्गों के पहले दूसरे तीसरे और चौथे वर्ण, और साथ ही साथ ऊष्म वर्ण श श स और ह, इन वर्णों को अपने ही वर्ग का तीसरा अक्षर हो जाता है। कब होगा, अभी हमने पदांत में तो पढ़ा था कि स्वर या व्यंजन इन दोनों में से कोई भी पीछे हो तो इसको तृतीय वर्ण हो जाता है। लेकिन यदि अपदांत हैं तो केवल और केवल तीसरा और चौथा वर्ण अगर पीछे होगा तो ही होगा। तीसरा और चौथा वर्ण अर्थात क वर्ग की बात करें तो ग और घ, इनमें से कोई पीछे होना चाहिए। यदि हम च वर्ग की बात करें तो ज और झ, अगर ट वर्ग की बात करें ड और ढ, त वर्ग की बात करें द और ध, और प वर्ग की बात करें तो ब और भ। इन 10 वर्णों में से अगर कोई पीछे वर्ण है तो ही इसको तृतीय वर्ण का आदेश होता है, अन्यथा नहीं होगा, बशर्ते कि ये पद के मध्य में होना चाहिए, अर्थात पदांत, यहाँ जो वर्ण है ये वर्ण ये पदांत नहीं होने चाहिए। चलिए उदाहरण देखते हैं इनके। अब देखिए समझने के लिए मैंने इस तरफ सारे धातु रूप रखे हैं, धातु रखे हैं और इस तरफ शब्द रखे हैं ताकि समझने में सहूलियत हो हमें। तो देखिए यहाँ लब, देखो ये सारे धातु हैं, लब धातु, दुग धातु, बुध धातु, दग धातु, क्षुभ धातु, आरभ, सिद्ध, समिध, ये। अब देखिए इसमें हमने क्या जोड़ा, सॉरी ये धातु नहीं है, ये शब्द हैं। अब देखिए लब प्लस दह, लब्धः रूप बना, भ को ब हो गया, प फ ब भ, दुग घ जो है घ को ग आदेश होगा तो दुग्धम बनेगा, बुध त थ द ध, ध जो है इसको द बनेगा तो बुद्धि ही रूप बनेगा। अब देखिए यहाँ द और द के बाद ध है, द के बाद ध है, इन दोनों को जब हम मिलाते हैं तो द आधा है और उसके बाद फिर ध, तो बुद्ध इस प्रकार से बना, और फिर ई की मात्रा के कारण बुद्धि ही, इस प्रकार से रूप सिद्ध हुआ। दग प्लस दह, ये घ को ग हो गया तो दग्धः बना। शुभ प्लस दह, भ को ब हो गया क्षुब्धः। आरभ प्लस धम, भ जो है उसको ब आदेश हो गया आरब्धम। सिद्ध प्लस दिहि, सिद्धि। अब देखो सिद्धि को हम दोनों प्रकार से लिख सकते हैं। आजकल वैसे संस्कृत में ये सही रूप माना जाता है, लेकिन आजकल हिंदी में हिंदी को सरल करने के उद्देश्य से संयुक्ताक्षर है, इनको आजकल अलग अलग लिखना प्रारंभ कर दिया है। इस कारण से मूल रूप से संस्कृत में देखें तो ये शब्द सिद्धि जो है वो सही है। उसके बाद बात करते हैं समिध प्लस भ्याम, समिध भ्याम। अब देखिए ये सारे, ये वैसे शब्द रूप का है, इस तरफ लिखना चाहिए था। तो अब देखते हैं कि ये जो शब्द हैं इनके पीछे देखो वही सुप प्रत्यय की हमने जो बात की थी, सुओजस, अमोर्षस, टाभ्याम बेस, गेभ्याम बेस, ये जो 21 प्रत्यय हैं इनमें से ही देखो यहाँ पीछे लिखे हुए हैं। देखो बिहि, ब्यह, भ्याम, बिहि, ब्यह, ये सारे इसी के ही रूप लिखे हुए हैं, अर्थात ये जोड़ने से पहले की अवस्था है। तो देखने से ही पता चल रहा है कि ये सारे शब्द हैं वो कैसे हैं, अपदांत हैं। देखिए इनके पीछे वर्गों के तीसरे या चौथे वर्ण होने चाहिए। यदि ये तीसरे या चौथे वर्ण हैं तो क्या होगा, वर्ण जो है वो, आगे वाला वर्ण जो है वो तीसरे वर्ण में बदल जाता है। जैसे महत प्लस भी, त जो है
त अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में, क्योंकि पीछे देखो भ भ भ, ये सारे जो भ भ से शुरू हो रहे हैं, भ अर्थात प फ ब भ, प वर्ग का चौथा वर्ण है। तो देखिए त जो है त थ द, त अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल गया। यहाँ त जो है ये वापस तो जगत प्लस भ्य जगत भ्य बना, चित प्लस भ्याम चिद भ्याम बना, संपद प्लस भ्याम संपद भ्याम बना। अब देखिए यहाँ श वाले उदाहरण, वही श के स्थान पर क्या होगा ड, क्यों ऋटुरषाणाम मूर्धा, अब जो मैंने पहले समझा दिया है आपको। तो क्या बनेगा षड्भिः और षड्भ्यः, ये रूप सिद्ध होते हैं। देखिए हमने जश्न संधि को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लिया है। अगर आपको जश्न संधि समझ में आ गई तो समझिए बहुत सारी संधि जो इसके इर्द गिर्द घूमती है वो सारी संधियां भी आपको समझ में आएगी। लेकिन उससे पहले हमें जश्न संधि ध्यान से बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। और यदि आपने मेरे पहले वाले वीडियो को संधि, उच्चारण स्थान और वर्णमाला के वीडियोज़ को नहीं देखा है तो पहले उनको जरूर देखिएगा। और अगर आपको पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर दबाएं, इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, और कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य भेजें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।